हेलो गाइस, वेलकम बैक। तो आज हम कवर करने वाले हैं सेकंड टॉपिक, सेकंड लेग्स का सेकंड वाला डे है जो हम सुपर एडवांस लेवल का वर्कआउट प्लान करने वाले हैं। उसमें लेग्स को 2 दिन में डिवाइड किया गया है, फर्स्ट डे लेग्स और सेकंड डे लेग्स, क्योंकि ये सुपर एडवांस लेवल जो है ये इसमें बहुत ही हाई इंटेंसिटी के साथ वर्कआउट होता है। तो इसमें लेग्स को आप एक दिन में कवर नहीं कर सकते हैं, इसलिए इसको हम 2 डेज में डिवाइड किया है। जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, डेज 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, तो 7 दिन का जो हमारा वर्कआउट प्लान है उसमें कैसा आप एक एक मसल को कवर करेंगे। तो ये पहला जो दिन है उसमें आपको क्वाड्रिसेप्स और ग्लूट्स, ये आपकी अपर थाई और जो ग्लूटियल ग्रुप है उससे रिलेटेड एक्सरसाइज, उस मसल को ट्रेन करने के लिए जितने भी वेरिएशंस हैं उनमें से कौन सा वेरिएशन सबसे बेस्ट है वो वाला चार्ट हमने प्रिपेयर किया था कल वाले लेक्चर में। ओके, तो आज हमारा सेकंड डे है ये वाला हैमस्ट्रिंग और काफ वाला। ओके, तो इसके बाद नेक्स्ट ये करेंगे ताकि ये जो पूरा लेग्स का जितना भी मसल ग्रुप है वो कंप्लीट हो जाएगा। तो जब आगे जाके दूसरा वाला सीक्वेंस हम जो भी लेने वाले हैं तो इसका कहीं पे भी ओवर ट्रेनिंग नहीं होगा। ओके, तो हमने इस तरह से प्लान किया कि कोई भी मसल का ओवर ट्रेनिंग नहीं हो और डेड ट्रेनिंग नहीं हो। ओके, डायरेक्टली इनडायरेक्टली। तो अभी हम देखते हैं कि हैमस्ट्रिंग को ट्रेन करने के लिए कितने सारे वेरिएशंस होते हैं और कौन सा सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ओके, फिर इसके बाद में हम काफ के बारे में डिस्कस करेंगे। तो हमारा ये जो लेग्स वाला है फर्स्ट डे और सेकंड डे में लेग्स कवर हो जाएगा। ओके, तो सबसे पहले देखिए आप, ये है लाइंग लेग कर्ल। आपने देखा रहेगा लेग कर्ल मशीन, अगर कोई बड़ा जिम है तो वहाँ पे आपको 2-3 ऐसे प्रकार का अलग अलग टाइप का लेग कर्ल मशीन रहेगा, जिसमें एक पूरा फ्लैट बेंच रहेगा, उस पर उल्टा प्रोन पोजीशन में लेट के लेग में ऐसा पीछे की तरफ फोल्ड करते हैं घुटने को, और एक रहता है जिसमें वो बेंच जो है वो पार्शली थोड़ा सा ऐसा बेंडेड रहता है, इतना सा। तो ये सबसे पुराना पैटर्न वाला, सबसे ओल्ड फैशन जो लेग कर्ल करने वाला था। फिर धीरे धीरे जब टेक्नोलॉजी एडवांस हुआ तो फिर इसकी जगह थोड़ा इम्प्रूवमेंट आया और ऐसा वाला बेंच आया जिसमें आप लेटते हैं लेकिन हिप थोड़ा सा एलिवेटेड पोजीशन में रहता है। और जो सबसे लेटेस्ट आया इसके बाद में वाला वो है सीटेड लेग कर्ल, ऐसा बैठने वाला। जैसे लेग एक्सटेंशन मशीन कैसा होता है वैसा ही सीटेड लेग कर्ल होता है। लेग एक्सटेंशन में आपको पैर को एक्सटेंड करना रहता है क्वाड्रिसेप्स से, और लेग कर्ल में उसका ऑपोजिट घुटने को फ्लेक्शन करना रहता है। ओके, तो इस तरह से लेग्स की अलग अलग मशीन्स होती है। ये वाला हो गया है लाइंग वाला लेग कर्ल। ओके, और ये वाला ये है पार्शियली लाइंग, जो मैं बेंड की बात कर रहा हूँ ये वाला, और एक होता है सीटेड लेग कर्ल। ओके, बैठ के करते हैं। अब इसमें क्या डिफरेंस है, कौन सा बेटर है, क्यों बेटर है, वो हम समझेंगे, पर एक बार पूरा चेक कर लेते हैं। सीटेड लेग कर्ल के बाद में एक सिंगल लेग कर्ल। ओके, सिंगल लेग के साथ में लेग कर्ल करते हैं। तो सिंगल लेग का ये जो सीटेड लेग कर्ल है इसमें एक पैर को सीधा रख के दूसरे पैर से सा अल्टरनेटिव करते हैं, थोड़ा उसको इफेक्टिव बनाने के लिए। लेकिन किसी किसी जिम में अगर आपको ये मशीन मिल जाए तो सबसे बेस्ट है, क्योंकि ये आइसोलेटरल मशीन होता है, लेग कर्ल का आइसोलेटरल मशीन, जो अब तक का सबसे एडवांस मशीन है। बहुत ही रेयरली किसी जिम में मिलेगा। अब इसमें और नॉर्मल सीटेड लेग कर्ल में क्या है, एंगल प्रॉपर, ये भी सीटेड है ये भी सीटेड है, लेकिन ये बाइलेटरल मूवमेंट है और ये आइसोलेटरल मूवमेंट है। इसमें जब आप एक पैर को नीचे दबाते हैं तो वेट एक साइड का पूरा जाएगा। अब दोनों पैर को एक साथ दबाएंगे तो भी वेट एक साइड का ऊपर जाएगा, मतलब आपके दोनों लिम्स साथ में काम करते हैं और एक दूसरे के ऊपर डिपेंड रहते हैं। ठीक है, और जो एडवांस वाला ये है आइसोलेटरल, इसमें क्या होता है, वो जो पैड रहता है जहाँ पे पैर रख के नीचे दबाना होता है, वो पैड जो है वो सेपरेट रहता है, बीच में से कटा हुआ सेपरेट पैड होता है। जो अगर आपने समझो एक लेग को नीचे दबाया है तो सिर्फ एक ही साइड का वेट जो है वो नीचे जाएगा। दोनों लेग साथ में काम करता है लेकिन इंडिविजुअल। ओके, समझ गए आप? तो समझिए, अगर ये आपका लेग, ये दोनों लेग्स है, आप जैसे नीचे दबाएंगे तो दोनों साथ में दबाए तो दोनों ऐसे जा रहा है। अगर आपने एक लेग को दबाया एक ही जाएगा वो, क्योंकि वो पेड़ जो है बीच में से डिवाइडेड है। ओके, तो इससे क्या होता है, दोनों पैर में सिमेट्रिकल डेवलपमेंट होता है, क्योंकि हर एक इंसान का एक लिम्ब स्ट्रांग होता है एक वीक होता है। ये डिफरेंस सबको आपने नोटिस किया रहेगा, सबको होता है। आप चाहे अपर बॉडी में अपर लिम्स का देखिए, लोअर बॉडी में लोअर लिम्स का देखिए, एक लेग स्ट्रांग रहेगा एक वीक रहेगा। एक हैंड किसी का राइट वाला या लेफ्ट कोई भी हो सकता है, डिपेंड करता है कि उसका डोमिनेंट हैंड कौन सा है, डोमिनेंट लिम्ब कौन सा है। तो एक स्ट्रांग और एक वीक रहता है, इसके बीच का जो डिफरेंस रहता है
ये बोलते हैं सिमेट्रिकल डिफरेंस। तो सिमेट्रिकल डिफरेंस जो है वो कभी ख़त्म होएगा जब आप ऐसी मशीनरी यूज करेंगे, ऐसा मूवमेंट जो आइसोलेटरल मूवमेंट है, जिसमें दोनों लिम्स साथ में काम कर रहे हैं लेकिन इंडिविजुअली, एक दूसरे पर डिपेंडेंट नहीं है। अदरवाइज क्या होता है, ये बाइलेटरल, जो नॉर्मल सीटेड लेकल है, ये बाइलेटरल मूवमेंट देता है। तो ये क्या, एक वीक, अगर समझो अगर आपका एक लेग कमज़ोर है और एक स्ट्रॉन्ग है, तो जब आप नीचे दबा रहे तो वो वीक लेग अगर नहीं भी कर पा रहा, उतना वेट नहीं पुल कर पा रहा, तो दूसरा लेग उसको इनडायरेक्टली सपोर्ट करेगा, जो कि इसमें नहीं होता है। इसलिए वो जो डेवलपमेंट है वो अच्छा होता है, सिमेट्रिकल डेवलपमेंट। ओके, तो ये डिफरेंस आपको देखना है। तो अगर किसी भी जिम में आपको ये मशीन मिलता है जिसमें इंडिविजुअल पेड घूमता है, तो ये सबसे पहला आपका चॉइस होना चाहिए। अगर ये नहीं है तो फिर सीटेड लेग कर्ल। इसी के ऊपर आप इसको आइसोलेटरल बना सकते हैं, तो सिंगल लेग करके, एक बार ये लेग किया फिर दूसरा लेग किया। ओके, थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग होता है लेकिन नॉर्मल सीटेड लेग कर्ल से ज़्यादा बेटर होता है। ओके, फिर है ये रेजिस्टेंट बैंड के साथ में लेग कर्ल और TRX लेग कर्ल होता है। एंकल वेट में भी, एंकल वेट में वो स्ट्रिप लगा के वेटेड और उससे भी करते हैं। ओके, और फिर ये डंबल होता है जो बेंच पे उल्टा लेट के पैरों के अंदर डंबल होल्ड करके वो वाला करते हैं। ठीक है, एक होता है केबल पे भी करते हैं, बेंच को केबल के पास में लगा के बेंच पे लेट के पीछे पैरों में केबल लटका के उस स्ट्रैप से और उधर लेग कर्ल करते हैं। एक ये हो गया फ्लोर पेड स्लाइडिंग। पेड स्लाइडिंग मतलब फ्लोर के ऊपर ही पैरों को ऐसा स्लाइड करते हैं और पैर के नीचे वो स्लाइडर रहता है, पैड रहता है, जिससे आगे पीछे होता है। तो अब इनमें क्या डिफरेंस है और कौन सा बेटर है, क्यों बेटर है, ये अपना मेन कंसर्न है। तो हमको हैमस्ट्रिंग को ट्रेन करने के लिए इनमें से कोई भी एक एक्सरसाइज चूज करनी है, क्योंकि जब हम क्वाड्रिसेप यानी अपर थाई और ग्लूट्स को ट्रेन करते हैं तो उसके लिए बहुत सारे वेरिएशंस होते हैं। मतलब हम कई तरीके से ग्लूट्स और अपर थाई को ट्रेन कर सकते हैं, लेकिन लोअर थाई को ट्रेन करने के लिए, हैमस्ट्रिंग को ट्रेन करने के लिए एक ही मीडियम होता है, वो होता है ये वाला। इसमें बहुत ज़्यादा वेरिएशंस आपको नहीं मिलेगा, क्योंकि जब हम हिप जॉइंट का मूवमेंट कराते हैं, हिप के अंदर एक्सटेंडन कराते हैं, एक्सटेंड किया ऐसे वाला, तो क्या होएगा, आज जो ग्लूटियल ग्रुप है, जो ग्लूट्स है, वो उसका मेन काम रहता है हिप को एक्सटेंड करना, और उसके नीचे जो हैमस्ट्रिंग रहता है वो असिस्ट करेगा, वो प्राइम मूवर नहीं रहेगा। मेन एक्सरसाइज जो है, मेन जो एफर्ट डाला जाएगा वो ग्लूटियल ग्रुप के द्वारा होएगा। ओके, तो जब भी मैं हिप को एक्सटेंड कर रहा हूँ तो सबसे पहला डोमिनेंट मसल कौन सा होगा, ग्लूटियल मैक्सिमस। ओके, और उसके नीचे से हिप में असिस्ट करेगा हैमस्ट्रिंग। तो हैमस्ट्रिंग मसल बाय आर्टिकुलेट है। हैमस्ट्रिंग मसल जो है, हैमस्ट्रिंग मसल में चार मसल्स हैं, हैमस्ट्रिंग मसल ग्रुप में 4 मसल हैं। ओके, तो नीचे वो घुटने के जॉइंट को क्रॉस किया है और ऊपर हिप जॉइंट को, लेकिन हिप जॉइंट को जो क्रॉस किया है उसमें 3 मसल है। एक जो हेड है, शॉर्ट हेड है, बाइसेप्स फेमोरिक का शॉर्ट हेड है, वो पूरा क्रॉस नहीं किया, तो वो ऊपर असिस्ट करेगा 3 मसल। ओके, और एक मसल जो छोटा है, लेकिन वो चारों मसल घुटने के जॉइंट को क्रॉस किया है। तो अगर आप घुटने के जॉइंट की तरफ से अगर आप हैमस्ट्रिंग मसल को यूज करते हैं तो पूरा चारों के चारों मसल इन्वॉल्व होते हैं, लेकिन अगर आप हिप जॉइंट की तरफ से करेंगे तो चारों मसल का इन्वॉल्वमेंट नहीं होगा, क्योंकि एक जो हेड है मसल का वो छोटा है, वो पूरा क्रॉस नहीं किया है हिप जॉइंट को। इसलिए जब आप हिप जॉइंट की साइड से हैमस्ट्रिंग को ट्रेन करते हैं तो उतना इफेक्टिव नहीं होता, वो हमेशा असिस्ट करेगा। इसलिए जितनी भी आप अपर थाइज और ग्लूट्स की एक्सरसाइज करते हैं वो वेरिएशंस आपके ग्लूट्स को और क्वाड्रिसेप को डोमिनेट करेगा, लेकिन हैमस्ट्रिंग को इतना हेल्प नहीं करेगा। इसलिए अगर प्रॉपरली हमको हैमस्ट्रिंग मसल को ट्रेन करना है तो घुटने के जॉइंट से कर पाएंगे, घुटने का फ्लेक्शन करवा के कर सकते हैं। फिर उसमें हमको मैकेनिज्म चेक करना है कि आप जब घुटने के जॉइंट पे कर रहे हैं, देखिए समझो अगर आप ये सीटेड मशीन है हैमस्ट्रिंग का, ये अगर आप यहाँ पे बैठे तो अगर हिप के अंदर, अभी देखो ये समझो आपका हैमस्ट्रिंग मसल है। ओके, तो ये मसल जो है हैमस्ट्रिंग मसल, ये घुटने के जॉइंट पे यहाँ लगा हुआ है। ओके, यहाँ से कनेक्ट होके यहाँ हिप में जुड़ा हुआ है। ठीक है, तो ये क्या करेगा, इसका 2 काम, एक हिप को एक्सटेंड करेगा यहाँ से और एक घुटने को फ्लेक्स करेगा, घुटने को ऐसा खींचेगा और हिप को ऐसा खींचेगा। ओके, पर इसमें क्या 4 मसल हैं, तो समझिए अगर ये 4 मसल हैं। ओके, ये 4 मसल, इसमें से 3 मसल तो अटैच हैं, लेकिन एक मसल जो है वो पूरा अटैच नहीं है।
तो क्या होगा, अगर आप इधर घुटने के जॉइंट से इसको पुल करते हैं ऐसा, तो ये चारों मसल काम करते हैं, लेकिन ऊपर की तरफ से चारों मसल काम नहीं करेंगे। तो हमको जो है ये लेग कर्ल वाला, घुटने की जॉइंट में जो कर्लिंग मूवमेंट है उससे हैमस्ट्रिंग को ट्रेन करना है, ताकि चारों मसल का इन्वॉल्वमेंट होएगा। अब इसमें प्रॉब्लम क्या है, जितने भी बाई आर्टिकुलर मसल होते हैं, जितने बाई आर्टिकुलेट मसल होते हैं, बाई आर्टिकुलर मतलब जितने भी मसल जो दो जॉइंट को क्रॉस करते हैं, वो एक बार में एक ही तरफ डोमिनेंटली काम करते हैं। समझो अगर ये मेरा बाइसेप मसल है, ये बाइसेप मसल यहाँ जुड़ा हुआ है, इस जॉइंट को क्रॉस किया है, और यहाँ शोल्डर के जॉइंट को क्रॉस किया। अब ये इसका दो काम है, ये बाइसेप्स ऐसे फोल्ड करेगा एल्बो को, और शोल्डर को यहाँ से ऐसा फ्लेक्स करेगा। ओके, दोनों तरफ ये काम कर सकता है, लेकिन ये एक बार में एक ही तरफ एफिशिएंटली काम करेगा। तो अगर मैं इसको इधर काम दे रहा हूं, तो ये इसके साथ में ये इधर काम नहीं कर पाएगा उतना। ओके, तो क्या करना है, एक तरफ से अगर आपने इसको ब्लॉक किया है तो दूसरी तरफ काम नहीं करेगा। सेम ऐसा ही होता है हैमस्ट्रिंग में। अगर मैं सीटेड लेग कर्ल ये वाला मशीन यूज करता हूं, तो सीटेड लेग कर्ल में क्या हो रहा, आपकी हिप में 90 डिग्री का एंगल है। इसका मतलब क्या है, ये मसल जो है इधर इंगेज नहीं है, अभी इधर से फ्री हो गए, क्योंकि इधर इनका काम क्या है, हिप को एक्सटेंड करना। तो अगर मैं ऐसे खड़ा हूं, तो अभी मेरा ऊपर की तरफ हैमस्ट्रिंग मसल काम कर रहा है, लेकिन अगर मैं बैठ जाता हूं तो ऊपर से फ्री हो गया, तो क्या होएगा, नीचे की तरफ 100% काम करेगा। ओके, इस तरह से हम सीटेड लेग कर्ल के थ्रू हैमस्ट्रिंग को पूरा पोटेंशियल इसका यूज कर सकते हैं। ओके, अगर आप लाइंग वाला करते हैं, ये वाला लेटने वाला है लेग कर्ल, जो बहुत सारी जिम में ये मशीन रहता है, कुछ लोग अभी भी ये मशीन को एक वेरिएशन के लिए लेते हैं कि पहले आपने एक वेरिएशन इसका ले लिया, एक इसका ले लिया, कि ऐसे 3-3 वेरिएशन लेंगे, तो उसमें क्या होगा, आपका एनर्जी और टाइम वेस्ट होएगा। मसल सेम काम कर रहा है, लेकिन इसका जो मैकेनिज्म है वो इतना इफेक्टिव नहीं है। तो जब हम ये वाला लाइंग लेग कर्ल करते हैं, तो इसमें क्या होता है कि आप समझो ये फ्लैट बेंच है और इस पर आप ऐसे लेटे हैं, तो जैसे ही इधर से लेग्स को उठाने की कोशिश करते हैं, ओके, लेग्स को उठाने की कोशिश करेंगे, तो आपका हिप जो है ऊपर की तरफ उठ जाएगा। अब ये हिप ऊपर क्यों उठ रहा है मालूम है, क्योंकि ये ऐसा मैकेनिज्म है कि समझो अगर आप यहाँ पे वेट ज़्यादा डाल दियो, अपनी कैपेसिटी से भी ज़्यादा वेट ले रहे हैं, ओके, अपनी कैपेसिटी से ज़्यादा वेट ले रहे हैं, तो ये जो मसल है इसको यहाँ और ज़्यादा एफर्ट लगाने की ज़रूरत है। तो ये क्या करेगा, हिप को उठाएगा। हिप को उठाएगा तो क्या होएगा, ये मसल जो यहाँ काम कर रहा था उसको ये फ्री करने की कोशिश करेगा, ताकि इधर और ज़्यादा एफर्ट डाल सके। इस तरह से जब भी हम ये वाला मशीन यूज करते हैं, तो जैसे ही हेवी लिफ्ट करने की कोशिश करते हैं पैर से, और ये हिप उठ जाता है। और कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो हिप को दबाते नीचे, उनको लगता है कि हिप उठना नहीं चाहिए, लेकिन ये तो नेचुरल है। अगर आप समझो यहाँ पे इस मसल को यूज कर रहे हैं पहले से ही, और इसके बाद में इधर भी यूज करना चाहते हैं इसको, तो कैसा पॉसिबल है, क्योंकि ये मसल दोनों तरफ काम करता है, लेकिन दोनों तरफ साथ में काम नहीं कर सकता। तो ब्रेन को ऐसा मैसेज आएगा, समझो जैसे यहाँ पे ज़्यादा हाई इंटेंसिटी के साथ में आपने लिफ्ट किया हेवी वेट, तो ये मसल जब इसको नहीं उठा पाएगा वेट को, तो यहाँ से मैसेज आएगा ब्रेन को कि क्या करे। तो ब्रेन क्या करेगा, रिटर्न मैसेज देगा ये वाले मसल के इधर एरिया में कि यहाँ से इसको छोड़ो, रिलीज करो, ताकि ये पीछे से पूरा एफर्ट डालेगा। तो जैसे ये हिप उठेगा, ऊपर की तरफ होएगा हिप, और ये हैमस्ट्रिंग मसल जो यहाँ से फ्री हो जाएगा, तो पीछे की तरफ उठाएगा और पूरा काम करेगा। इस तरह से ये काम करता है। अब आपको समझ में आ गया कि दोनों मशीन में से कौन सा बेटर है हैमस्ट्रिंग के लिए। तो आपको क्या करना है, हमेशा सीटेड वाला चूज करना है। ओके, तो हमारा पहला टारगेट क्या होना चाहिए, सीटेड वाला। सीटेड लेग कर्ल आपका पहला एक्सरसाइज होना चाहिए, और अगर इसमें ये वाला है अवेलेबल जिम में, तो ये पहला होगा और ये फर्स्ट आपका प्रायोरिटी होगा, फर्स्ट चॉइस होगा। लेकिन ये बहुत कम जिम में मिलता है ऐसा, तो आपका ये सीटेड लेग कर्ल। तो अभी देखो सिंगल लेग कर्ल है, ये सिंगल लेग कर्ल में ये वाला, अगर किसी भी मशीन पे सिंगल लेग कर्ल करते हैं, ओके, तो फिर सिंगल लेग कर्ल करना मतलब आपका ये आइसोलेटरल को अल्टरनेट करना, ये अवेलेबल नहीं है, तो सीटेड लेग कर्ल। तो सिंगल लेग कर्ल भी अगर आप कर रहे हैं, तो मेक श्योर कि वो सीटेड लेग कर्ल पे कर रहे हैं। लाइंग पे अगर आप सिंगल लेग कर्ल कर रहे हैं, या फिर TRX पे कर रहे हैं, या फिर बेंड के साथ सिंगल लेग कर रहे हैं, तो वो प्रॉपर मैकेनिज्म उसका नहीं होगा। तो सिंगल लेग कर्ल अगर आपको करना है, तो ये सीटेड पे करना है। ओके, यही एक ऐसा मीडियम है जिससे हम हैमस्ट्रिंग को ट्रेन कर सकते हैं। पार्शियली लाइंग इसको सेलेक्ट नहीं करना, ये नहीं चाहिए अपने को, ये पूरा फ्लैट वाला भी नहीं चाहिए। ओके, आइसोलेटरल सबसे बेस्ट है, लेकिन इसका ऑप्शन ये है। ओके, फिर है थेरा बेंड से। तो थेरा बेंड से प्रॉपर मूवमेंट नहीं होता है, क्योंकि जो हैमस्ट्रिंग वाला जो एक्सरसाइज हम करते हैं घुटने की जॉइंट वाला,
ये पूरी बॉडी में सबसे बड़ा मसल होके भी इसको सिर्फ एक आइसोलेशन तरीके से ही हम ट्रेन कर सकते हैं, क्योंकि ये कंपाउंड मूवमेंट नहीं है, ये आइसोलेशन मूवमेंट है। और आइसोलेशन मूवमेंट हमेशा मशीन पे बेटर रहता है, कंपाउंड मूवमेंट हमेशा फ्री वेट में ज़्यादा बेटर रहता है। तो आइसोलेशन है तो हमको मशीन के थ्रू इसको ट्रेन करना पड़ेगा। मशीन के अलावा और कोई मीडियम अगर आप चूज करते हो तो वो इतना इफेक्टिव नहीं रहेगा। तो अगर आप इसी को बैंड के साथ कर रहे हैं तो प्रॉपर मैकेनिज्म, क्योंकि बैंड यूज करने के लिए हमको लेटना पड़ेगा फ्लोर पर, तब भी बैंड फंसाएंगे एंकल में, तो इतना वो क्या हो गया, फिर सेम लाइंग लेग कर्ल जैसा हो गया। तो इसमें एक सेकंड ऑप्शन है कि अगर आप बिगिनिंग लेवल पे हैं, बहुत ज़्यादा इंटेंस वर्कआउट नहीं कर रहे हैं, घर पे ट्रेनिंग कर रहे हैं या आउटडोर में कर रहे हैं, तो TR अगर आप इसको रेजिस्टेंस बैंड को यूज भी कर रहे हैं तो इसका आपको मैकेनिज्म पता चलना चाहिए कि आप समझो, आप अगर आप ये ऐसे खड़े हैं और हम ये अगर आप ऐसे लेटे हैं ऐसा बेंच अगर फ्लोर पे लेटे हैं, इधर से अगर आपने ये रबर लगाया है तो ये लेटने वाला सेम हो गया। तो आपको क्या करना है, लेटने की बजाय आपको है ना बॉडी को बेंड करके खड़ा होना है और हिप में 90 डिग्री का एंगल कर लेना है। फिर इसके बाद में घुटने को फोल्ड करना, ताकि सेम पोजीशन जो है सीटेड लेग कर्ल का हो जाएगा। यहाँ पे अगर आप बैठे हैं, लेकिन अगर आप खड़े खड़े पूरे झुक जाते हैं और फिर घुटने को फोल्ड करते हैं एक एक लेग रेजिस्टेंस बैंड से, तो सेम मैकेनिज्म होएगा, राइट। तो इतना इंटेंसिटी के साथ नहीं कर सकते, लेकिन बेटर ऑप्शन है। ये कभी करना आपको जब आपके पास ज़्यादा ऑप्शन नहीं है, जिम में नहीं जा रहे हैं, होम ट्रेनिंग कर रहे हैं, फंक्शन ट्रेनिंग टाइप का, तो ये बेटर है, अदरवाइज को नहीं। और TRX लेग कर्ल भी बहुत सारे लोग करते हैं, लेकिन ये यूजलेस है, क्योंकि TRX बेल्ट पे जब आप पैर फंसा के फ्लोर पर लेट के और ऐसा पुल करते हैं तो बॉडी उठता है, क्योंकि TRX बेल्ट तो रबर तो नहीं है कि वो खींच के आएगा, बॉडी मूवमेंट होएगा तो पैरेलल मूवमेंट हो जाएगा। तो पैरेलल मूवमेंट मतलब नो इफेक्ट, ओके। तो ये एंकल वेट भी करेंगे तो क्या है, सिंगल ये सर्कुलर मूवमेंट होएगा। एक तो ज़्यादा वेट हम एंकल पे लगा नहीं सकते हैं, ओके। और उसके अलावा जब ये मूवमेंट होता है तो सर्कुलर मूवमेंट होता है, तो सर्कुलर मूवमेंट मतलब कंटिन्यूस टेंशन नहीं मिलेगा मसल पे, तो इसीलिए आपको एंकल वेट वाला भी नहीं करना है। डंबल बेंच के ऊपर लेट के, उल्टा पेट के बल लेट के, फिर पैरों के बीच में, फुट के बीच में डंबल को अटका के भी बहुत सारे लोग लेग कर्ल करते हैं। लेकिन क्या हो रहा, सेम मूवमेंट फ्लैट, ये लाइंग वाला लेग कर्ल हम करते हैं मशीन पे वैसा ही है। और ये तो सर्कुलर मूवमेंट है, पैर में ज़्यादा हेवी वेट, आप हेवी डंबल फुट के बीच में होल्ड नहीं कर सकते हैं, ओके। और सर्कुलर मूवमेंट है, तो इसलिए आपको ये डंबल वाला भी लेग कर्ल नहीं करना है, फैंसी वर्कआउट है। केबल के तरह आप भी करते हैं, ओके, लेकिन केबल पे भी अगर आप लाइंग पोजीशन में हैं तो पॉसिबल ही नहीं है कि आप ये इफेक्टिव इसको करा सकें। तो ये वाला भी आपको अगर लाइंग केबल पे ही करना, अगर आप केबल है तो इसका मतलब आप जिम में है तो बेस्ट ऑप्शन है, इसलिए इसको नहीं करना, ओके। फिर फ्लोर पे वो पेड स्लाइडिंग वाला, कि फ्लोर पे आप लेट गए हैं और पैरों को उधर ही फ्लोर का पैरेलल आप ऐसा पेड, जो स्लाइडिंग पेड आता है उस पर रख के अगर आप घुटने को बार बार फोल्ड कर रहे हैं तो उसमें इफेक्ट नहीं आ रहा, क्योंकि ग्रेविटी के पैरेलल मूवमेंट हो रहा। तो ये तो एकदम सबसे बकवास है। तो क्या बच्चा है लेग कर्ल का, एक ही आपके पास माध्यम बचा, और वो है सीटेड लेग कर्ल, ओके। तो हमारा जो पहला एक्सरसाइज है क्या रहेगा इसमें, सीटेड लेग कर्ल, ओके, सीटेड लेग कर्ल। अब इसके कितने सेट करने हैं ये सबसे इंपॉर्टेंट, इसके कम से कम आपके 10 सेट होने चाहिए, ओके। क्यों इसके 10 सेट होने चाहिए, क्योंकि जब हम क्वाड्रिसेप या ग्लूट्स मतलब अपर थाई का दूसरा वाला एक्सरसाइज करते हैं तो उसमें आपके पास बहुत सारे वेरिएशंस होते हैं। जैसे आपके पास कितने टाइप के स्क्वाट हो जाएंगे, कितने टाइप के लंजेज, स्टेप अप, लेग एक्सटेंशन, लेग प्रेस, हिप थ्रस्ट, बहुत सारे ऑप्शन हैं। वो सब क्या वो मसल को टारगेट है, लेकिन लेग कर्ल के इतने सारे ऑप्शन नहीं है। तो आपको क्या करना है, इसके ज़्यादा सेट लेने हैं, ओके। 10 सेट लेंगे तो पूरा आपका ये कवर हो जाएगा, ओके। और सबसे बेस्ट ऑप्शन है ट्रेन करने का। तो एक एक्सरसाइज हो गया लेग कर्ल में ये वाला, इसमें आपको ज़्यादा वेरिएशन नहीं ढूंढना है, इसको कितना इफेक्टिवली करते हैं वो इम्पोर्टेंट है। और दूसरा ये जो 10 सेट लिए हैं इसमें वार्म अप और कूल डाउन सेट इन्वॉल्व नहीं है, आपको ये ध्यान रखना, ये इंक्लूडेड नहीं है। आपको वार्म अप सेट और प्रिपरेशन सेट करना है, और जो मेन सेट होता है वो आपको 10 सेट करना है, ओके। तो इसमें आपका कम से कम 30-40 मिनट जाएगा, ओके। तो ये अपना हो गया लेग कर्ल। फिर इसके बाद में हम आते हैं काफ के ऊपर, ठीक है। ये काफ मशीन है, ओके। अब इसमें देखिए काफ में एक तो बॉडी वेट के साथ सिंगल लेग करते हैं, ऐसे खड़े खड़े बॉडी वेट के साथ एक पैर को दूसरे पैर पर लॉक करके ये वाला मूवमेंट करते हैं।
तो बॉडी वेट के साथ इतना इफेक्टिव नहीं है, क्योंकि अगर आप सुपर एडवांस लेवल का वर्कआउट कर रहे हैं तो आपसे ये एक्सपेक्टेशन नहीं रहेगा कि आप बॉडी वेट के साथ मूवमेंट करें सिर्फ, राइट। तो ये पहला तो है, इसको आपको रिजेक्ट करना है, ओके। सेकंड क्या, बॉडी वेट के साथ लेकिन डबल लेग, तो बॉडी वेट के साथ ही आपको नहीं करना है, ये आपको ध्यान रखना है, क्योंकि बॉडी वेट के साथ कितना वेट, बॉडी वेट जितना तो आप डेली रूटीन में मूवमेंट करते हैं उसमें हो जाता, तो इसमें कोई इंटेंसिटी नहीं है। फिर आता है स्टैंडिंग काफ मशीन, ये प्रॉपर है, ये आपको ध्यान में रखना है कि प्रॉपर जो काफ का मशीन होता है उसमें वेट स्टेक लगा रहेगा, प्लेट लगा रहेगा, प्रॉपर पैड रहेगा जिसको आप यहाँ रख के ये वाला मूवमेंट करते हैं। तो सबसे बेस्ट ऑप्शन जो है वो स्टैंडिंग काफ मशीन होता है, ओके। ये वाला आपको हर जिम में मिलेगा, कॉमन है। काफ ऑन लेग प्रेस मशीन, कुछ लोग लेग प्रेस मशीन के ऊपर भी काफ करते हैं लेकिन वहाँ पे प्रॉपर नहीं होएगा। उसका रीज़न क्या है, लेग प्रेस मशीन जो रहता है वो ऐसा ट्राइंगल में रहता है। तो एक तो जब आप पैर एलिवेट करके मूवमेंट करते हैं तो ब्लड सर्कुलेशन जो होता है वो ग्रेविटी के अगेंस्ट, क्योंकि एलिवेटेड पोजीशन में अगर आपका लेग रहेगा तो ब्लड सर्कुलेशन उतना इफेक्टिव नहीं रहेगा। दूसरा, उसका एंगल ऐसा टेंजेंट है, आप लेग प्रेस मशीन देख रहे हैं ऐसा टेंजेंट एंगल है, ओके। तो जैसे आप ऐसा प्रेस करते हैं तो अगर आपने 100 किलो वेट डाला तो वो 60-65 काउंट होएगा, पूरा 100 kg नहीं होगा, क्योंकि इसका एंगल ग्रेविटी के एकदम वर्टिकल लाइन में नहीं है। इसलिए आपको लेग प्रेस मशीन पर नहीं करना है। अगर आपके पास कोई ऑप्शन नहीं, ये मशीन नहीं है, तो फिर आप लेग प्रेस मशीन पे कर सकते हैं। एक होता है डंकी काप, ये भी आपको नहीं करना, बकवास एक्सरसाइज है। इसमें क्या होता है, आप ये वाली एक्सरसाइज में आपको बॉडी को बेंड करना रहता है और आपके हिप में, लोअर बैक पे या तो वेट रखेंगे या कोई बैठ जाएगा पार्टनर, तो ये ऑकवर्ड पोजीशन में, और हिप जॉइंट को बेंड करके, और काप का मैकेनिज्म में कोई भी चेंज नहीं होगा, क्योंकि काप मसल जो है वो घुटने के जॉइंट तक सीमित है, वो हिप जॉइंट पे कोई भी उसका फंक्शनिंग नहीं है। तो फिर हिप बेंड करने का क्या फ़ायदा, राइट। अगर आप इजी वे में ये वाला परफॉर्म कर सकते हैं तो आपको ये ऑकवर्ड पोजीशन लेने की ज़रूरत नहीं है, जो कुछ जिम में लोग करते हैं, ये नहीं करना। वेटेड काप, अब वेटेड काप में क्या होता है, कुछ लोग हाथ में केटल बेल, डम्बेल या प्लेट या ऐसा कुछ लेके ऑब्जेक्ट ये मूवमेंट करते हैं। तो काप मसल इतना सॉलिड, इतना स्ट्रॉन्ग है, इसका लीवर जो ऐसा है, लीवर का मैकेनिज्म ऐसा है कि आप बहुत ज़्यादा वेट लिफ्ट कर सकते हैं। जितना स्क्वाट डेड लिफ्ट में लेते हैं उससे भी ज़्यादा हम काप में लिफ्ट कर सकते हैं, उसका वो मैकेनिज्म ऐसा होता है। तो फिर आप हाथ में ज़्यादा से ज़्यादा कितना वेट ले लेंगे, 30 किलो, 40 किलो, 50 किलो, तो आपको ये हाथ में लेके नहीं करना, क्योंकि काप मसल के थकने से पहले हमारा जो असिस्टिंग मसल है, हाथ जो है, उसमें पेन होने लगेगा, तो उसकी वजह से आपको वेट को रखना पड़ेगा। तो वो असिस्टिंग मसल में पहले थकान आने की वजह से हमको कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा मेन मसल में, ओके। तो आपको ये भी कैंसिल कर देना, ये वाला भी आपको नहीं करना है, ओके। अब क्या बचा है, काप मशीन और स्मीथ मशीन। स्मीथ मशीन के ऊपर भी काप करते हैं, तो स्मीथ मशीन पे काप कभी चूज करना है जब भी आपके पास ये नॉर्मल जो मशीन होता है काप का पर्टिकुलर मशीन, अगर ये अवेलेबल नहीं है तो आप इसमें स्मीथ मशीन पे यूज कर सकते हैं। स्मीथ मशीन बेटर है क्योंकि आप खड़े खड़े काप करते हैं, इसका सेम मिमिक्री होता है, ओके। अब देखिए स्मीथ मशीन में काप करेंगे तो आपको एक चीज़ का ध्यान में रखना है, एक तो नीचे जो स्टेपर बोर्ड लगाते हैं उसको प्रॉपर लगाएंगे, क्योंकि कभी कभी क्या होता है ना, वो स्टेपर बोर्ड की एक किनारे पे आप काप करें तो वैसा फ्लिप हो जाता है, तो ऐसा इंसिडेंट होने के चांसेस हैं। तो एक तो मेक श्योर कि जब आप बोर्ड को रख रहे हैं तो ऐसा समझो, अगर आप ऐसे खड़े हैं और ऐसा मशीन है तो बोर्ड को कभी भी ऐसा हॉरिजॉन्टल नहीं रखेंगे, बारबेल जो है उसके पैरेलल नहीं रखना है, उसको ऐसा सामने खड़ा रखना, ऐसा रखना है, ओके। तो ऐसा रखेंगे तो क्या होगा, अगर ऐसा रखेंगे तो वो जो स्टेपर बोर्ड का जितना विड्थ है, जितना चौड़ाई है, आपका स्टांस ऑलमोस्ट उतना ही रहता है काप में, तो आपका दोनों पैर उस पर आ जाएगा। और बहुत कम चांस है कि इतना लंबा जो स्टेपर बोर्ड है वो ऐसा फ्लिप होके आएगा पूरा वर्टिकल उठ के, नहीं पॉसिबल है। लेकिन अगर आप ऐसा रखेंगे तो उसका चौड़ाई इतना ही है, तो उसके फ्लिप होने के ज़्यादा चांसेज हैं। इसलिए हमेशा स्टेपर बोर्ड को जब आप स्मीथ मशीन पर काप कर रहे हैं तो स्टेपर बोर्ड को ऐसे पैरेलल, बारबेल के पैरेलल की बजाय ऐसा बारबेल में टी शेप में रखेंगे, ऐसा बारबेल है तो ऐसा वर्टिकल रखेंगे, ओके। दूसरा चीज़ है, स्मिथ मशीन के अंदर जो सेफ्टी पिन आता है उसका पूरा ध्यान रखेंगे। ये एक्सरसाइज के लिए जब आप सेट करते हैं, समझो अगर आपने इस हाइट पे सेट किया बारबेल को, ये मोमेंट, तो थोड़ा सा नीचे उसका वो सेफ्टी पिन लगा के रखें, ताकि गलती से अगर फ्लिप हो गया, आप गिरें तो एटलीस्ट वेट अपने ऊपर नहीं गिरेगा। तो सेफ्टी पिन को 2 बार चेक करेंगे, काप मसल का आप एक्सरसाइज करने पहले, चालू करने से पहले आप जरूर उसका सेफ्टी पिन चेक करेंगे। तो 2 चीज़ आपको स्मिथ मशीन में पूरी तरह से ध्यान में रखना इंजरी अवॉइड करने के लिए।
पहला स्टेपर बोर्ड फ्लिप नहीं है, उसके लिए उसको ऐसा रखेंगे, हॉरिजॉन्टल ऐसा, मतलब पैरेलल की बजाय ऐसा रखेंगे, ओके, टी शेप में। और दूसरा सेफ्टी पिन को प्रॉपर चेक करेंगे। और ये कभी करना आपको जब आपके पास ये ऑप्शन अवेलेबल नहीं है, ओके। इसलिए ये भी हमारा सेकंड ऑप्शन है, फर्स्ट चॉइस नहीं होगी। तो एक ही ऑप्शन बचता है काफ को ट्रेन करने का, वो क्या है? स्टैंडिंग काफ, ओके। तो यहाँ हम लिखते हैं स्टैंडिंग काफ। तो आपका दूसरा एक्सरसाइज हो गया है स्टैंडिंग काफ। स्टैंडिंग काफ, ओके। मशीन, ये जो प्रॉपर मशीन होता है हम उसकी बात कर रहे हैं, ओके। इसके कितने सेट होंगे ये भी इम्पोर्टेंट है। इसका आपको कम से कम 10 सेट करना है, ओके, क्योंकि आपके पास बहुत ज़्यादा वेरिएशंस नहीं है। अब देखिए एक सबसे बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक है, वो ये है कि सीटेड काफ जो है, कुछ लोग सीटेड काफ को इसका एक वेरिएशन समझते हैं काफ का, लेकिन ये अलग है एकदम। जैसे हैमस्ट्रिंग और ये अलग है, वैसे ही सीटेड काफ और ये अलग है। ये जो है ये आपकी गैस्ट्रोनोमियस मसल जो है उसको टारगेट करता है, ठीक है। ये जो स्टैंडिंग काफ है ये आपका गैस्ट्रोनोमियस, जो काफ के जो दो बड़े मसल्स हैं ऊपर की तरफ, पिंडली जिसको बोलते हैं पिंडी, वो मसल को टारगेट करता है। दोनों मसल के नीचे एक और पतला मसल, अभी समझो मैं आपको ऐसे समझाता हूँ कि ये काफ मसल है दोनों, ये दोनों काफ मसल है बड़े बड़े पिंडली, इसके नीचे एक और पतला मसल होता है। तो ये काफ मसल घुटने की जॉइंट को भी क्रॉस करते हैं और एंकल जॉइंट को भी क्रॉस करते हैं, ओके। लेकिन ये जो छोटा मसल है ये नीचे एंकल जॉइंट को क्रॉस करेगा, लेकिन ये घुटने की जॉइंट को क्रॉस नहीं करेगा। तो क्या हो गया, ये दो बड़े काफ मसल के नीचे एक और छोटा मसल है एंकल के जॉइंट पे काम करता है, ओके। तो सीटेड काफ जो हम करते हैं वो इसीलिए करते हैं इस मसल को ट्रेन करने के लिए, इस मसल को टारगेट करने के लिए। क्यों? अभी देखिए इसका मैकेनिज्म कैसा होता है। जब भी हम स्टैंडिंग काफ कर रहे हैं, ओके, सॉरी फॉर रफ, ये अभी देखिए इसमें आपको समझने की कोशिश करनी है कि ये आप जब खड़े होकर काफ कर रहे हैं तो आपका ये बड़ा वाला मसल काम कर रहा है। तो ये मसल क्या है, घुटने के जॉइंट को भी क्रॉस करता है और एंकल जॉइंट को, ये दोनों तरफ काम करता है। ये बाय आर्टिकुलेट है। जैसा हैमस्ट्रिंग में कैसा था, जैसा हैमस्ट्रिंग का मैकेनिज्म है बैठने का और उठने का, सेम वैसा ही काफ का भी मैकेनिज्म है। तो क्या करेगा, ये जो बड़ा काफ मसल है ये नीचे के जॉइंट पे काम करेगा, एंकल जॉइंट पे, और ये एंकल जॉइंट पे काम करेगा तो जो छोटा मसल है उसको काम नहीं करने देगा, क्योंकि बड़ा मसल लिफ्ट कर रहा तो छोटे पे लोड नहीं आएगा। तो क्या करना पड़ेगा, जो बड़े मसल है उसको लॉक करना पड़ेगा, उसको कहीं ना कहीं इंगेज करना पड़ेगा। ये मसल को अगर आप घुटने की जॉइंट पे इंगेज कर देते हैं तो क्या होगा, ये नीचे काम नहीं करेगा एंकल जॉइंट पे। जब नीचे काम नहीं करेगा तो अब सारा लोड किस पे आएगा, छोटे मसल पे आएगा। तो ये छोटे मसल को, ये वाला जो है सोलियस, इस मसल को ट्रेन करने के लिए सीटेड काफ किया जाता है। अभी आपको अंडरस्टैंड हो गया, समझ में आ गया कि सीटेड काफ और स्टैंडिंग क्या। स्टैंडिंग काफ जो काफ के बड़े मसल होते हैं उनको टारगेट करने के लिए, और जो सीटेड काफ है वो छोटा मसल है ये वाला, इसको ट्रेन करने के लिए, ओके। तो अभी हम क्या करेंगे, जैसे आप बैठेंगे ना यहाँ पे, तो जैसे आप बैठेंगे, बैठने की पोजीशन में क्या हो रहा है, घुटना फोल्ड किया, कौन से मसल ने, काफ ने, काफ के बड़े मसल है उसने घुटने में काम ले लिया यहाँ पे। तो अभी ये नीचे काम नहीं करेगा एंकल जॉइंट पे, तो जो एंकल जॉइंट पे जो छोटा सा मसल है ये काम करेगा, राइट। इस तरह का मैकेनिज्म होता है। तो आप अभी समझ गए कि सीटेड काफ है वो काफ के जो नीचे छोटा मसल होता है उसको ट्रेन करने के लिए होता है। तो हमको ये भी मैंडेटरी है, सीटेड काफ भी एक नेसेसरी है। आपको स्टैंडिंग काफ का वेरिएशन नहीं समझना है तो यहाँ पे एक एक्सरसाइज हम लेंगे सीटेड काफ का। और सीटेड काफ में देखो, एक तो ये प्रॉपर मशीन होता है, ओके। सीटेड काफ का हर जिम में आपको मिलेगा, ऑलमोस्ट मशीन होता है। और दूसरा ये हम जो है ना, बहुत सारे लोग आप देखा बेंच के ऊपर बैठ के घुटने के ऊपर कोई भी वेट रख देंगे, प्लेट्स जमा देंगे, डंबल होल्ड कर लेंगे दोनों हाथ में, वेट घुटने पे डाल के फिर हम ये सीटेड काफ करते हैं। लेकिन ये इतना इफेक्टिव नहीं था, क्योंकि इतना बहुत ज़्यादा वेट हम घुटने के जॉइंट पे नहीं रख सकते हैं सीटेड काफ करने के लिए। तो आप बेस्ट है कि आप ये मशीन ढूंढिए। अगर ये नहीं है तो फिर ये सेकंड ऑप्शन बचता है। तो इसके लिए क्या हो जाए, सीटेड काफ मशीन, जो प्रॉपर मशीन आता है वो हम यूज करेंगे, ओके। इस तरह से हम काफ मसल को ट्रेन करेंगे। तो क्या होगा यहाँ पे, सीटेड काफ मशीन, सीटेड काफ
मशीन, ये प्रॉपर मशीन होता है जिम में। इसका कितना सेट करना है, 10 सेट करना है। ओके, तो अब क्या अपने पास इतनी सारी एक्सरसाइज में से 3 एक्सरसाइज है, तो इसमें अपना क्या कवर हो गया, हैमस्ट्रिंग का पूरा मसल ग्रुप और ये काफ का दोनों मसल्स, ऐसा मिला के हम हैमस्ट्रिंग और काफ कवर किए हैं। अब इसमें एक एक्सरसाइज और भी होता है जिसको मैं यहाँ मेंशन करता हूँ, उसको बोलते हैं टो रेजेज। ओके, टो रेजेज करके एक एक्सरसाइज होता है जिसमें आप पैर को सीधा करके जो अपना फुट है, फुट के अंदर केबल अटका के या डंबल या इसका पर्टिकुलर मशीन भी आता है, और हम ऐसा डोर से फ्लेक्शन करते हैं, सूज को कैसा ऐसा ऊपर उठाते हैं, तो इसमें फ्लेक्शन करवाना है ऐसा अपने फुट में। ठीक है, तो उससे क्या होएगा, हमारी सिन बोन के ऊपर जो मसल है, ओके, ये डोर से फ्लेक्शन में सिन बोन के ऊपर जो मसल होता है उसको ट्रेन करने के लिए, तो जब आपने देखा है कि जब हम ज़्यादातर रनिंग, कभी भी रनिंग करते हैं हम, तो रनिंग करते हैं तो सबसे ज़्यादा पेन सीन बोन पे होता है। तो सीन बोन पे पेन क्यों होता है, क्योंकि वहाँ पे जो मसल है जो डोर से फ्लेक्शन का काम करता है वो बहुत ही वीक होता है। तो अगर आप सुपर एडवांस लेवल पे वर्कआउट कर रहे हैं तो एटलीस्ट उसको भी आपको ट्रेन करना चाहिए, ताकि आपका वॉल्यूम भी दिखेगा, लोअर जो आपका लोअर लेग है उसका पूरा थिकनेस दिखा, क्योंकि काफ विचेज इतना डेवलप है लेकिन आगे से फ्लैट है। लेकिन अगर आप ये वाला ट्रेनिंग करते हैं, ये वाला एक्सरसाइज, तो वो जो आगे वाला मसल है वो भी इतना ही थिकनेस में रहेगा, उसको वॉल्यूम मिलेगा। तो क्या है, रनिंग वगैरह कुछ भी एक्टिविटी आप कर रहे हैं तो आपको ये ईजी होगी, इतना सीन बोन में पेन नहीं होगा। ओके, तो ये एक्सरसाइज एक टो रेज हम इसमें ऐड कर देते हैं। ओके, तो कितनी एक्सरसाइज हो जाएगी अपने पास, 4 एक्सरसाइज हो जाएगी। ओके, टो रेजेस ऑन केबल, केबल पे कर सकते हैं, या फिर इसका मशीन भी आता है, एक पर्टिकुलर मशीन आता है। ओके, अब देख कितना एक्सरसाइज हो गया, 4 एक्सरसाइज। तो ये 4 एक्सरसाइज में हमने पूरा निपटा दिया इसको, आपको बहुत ज़्यादा वेरिएशन लेने की जरूरत नहीं है। 10-10 करके 30 सेट हो जाएंगे, 1 घंटे में आपका ये वर्कआउट ख़त्म हो जाएगा। ओके, इस तरह से आपको ये करना है। ये सब मेन सेट हैं, इसमें कोई भी वार्म अप या कूल डाउन वाला सेट नहीं है। ओके, वो आपको अलग से करना है। और जब आप हैमस्ट्रिंग कर रहे हैं तो हैमस्ट्रिंग में अगर आपने वार्म अप सेट लिया, प्रिपरेशन सेट लिया, फिर मेन सेट 10 किया, अब जब भी आप फिर से स्विच होंगे आगे वाले मसल ग्रुप पे, तो क्योंकि ये मसल ग्रुप डिफरेंट है आपका ये वाले मसल से, तो आपको क्या करना, इधर भी थोड़ा सा वार्म अप और प्रिपरेशन के लिए वो सेट लेना है। ओके, फिर ये सिमिलर है दोनों, तो इसमें आप ज़्यादा वार्म अप का नहीं लेंगे तो भी चलेगा, डायरेक्ट मेन सेट में भी कर सकते हैं, लेकिन ये दोनों के बीच में डिफरेंस है, इसलिए आपको यहाँ पे वार्म अप सेट और प्रिपरेशन सेट लेना है। तो जैसे ही मसल ग्रुप चेंज होता है आपको फिर से वार्म अप और प्रिप सेट जो होता है उसका एक रिपीटेशन करना रहता है। ओके, तो इस तरह से हमारा जो ये है कंप्लीट हो गया है हैमस्ट्रिंग और काफ का। तो ये हमारा सेकंड डे था सुपर एडवांस लेवल वर्कआउट में, कैसे आप कस्टमाइज करते हैं वर्कआउट चार्ट। 7 दिन का जो आपका जो वीकली रहता है शेड्यूल, उसमें पहले दिन आपको क्वाड्रिसेप और ग्लूट्स लेना है, ये भी लेग्स का वर्कआउट है। फिर लेग्स का जो स्प्लिट सेकंड डे है उसमें हैमस्ट्रिंग और काफ। तो ऐसा करके हमने लास्ट टाइम इसका लिया था 3-4 एक्सरसाइज, ऐसा 8-10 एक्सरसाइज करके आपका लेग्स खत्म हो जाएगा। अब आने वाले नेक्स्ट चैप्टर में हम लोग कवर करेंगे चेस्ट और कार्डियो दोनों। कार्डियो का एक अलग शिफ्ट रहेगा, जैसे मॉर्निंग में कार्डियो किया तो इवनिंग में चेस्ट करेंगे, और इवनिंग में चेस्ट किया तो मॉर्निंग में कार्डियो करेंगे। अब चेस्ट वर्कआउट में जब आप सुपर एडवांस लेवल का वर्कआउट करें तो आपको सिर्फ सेपरेट चेस्ट करना है, शोल्डर और ट्राइसेप अगले दिन लेना है। तो जब केवल चेस्ट करें तो उसमें कितने सारे एक्सरसाइज होनी चाहिए उस पर हम डिस्कस करेंगे, क्योंकि नॉर्मली हम चेस्ट शोल्डर ट्राइसेप साथ में करते हैं तो उसमें वेरिएशंस कम होते हैं, और फिर शोल्डर और चेस्ट ट्राइसेप को भी कवर करना रहता है। लेकिन इसमें क्या आपको एक सेपरेट डे मिला है, और चेस्ट के बाद में शोल्डर और ट्राइसेप्स का डे मिला है सेपरेट, तो इसलिए हम थोड़ा स्प्लिट करेंगे तो उसमें आप ज़्यादा वेरिएशन ले सकते हैं। ओके, उसका भी रीज़न है कि आपको वेरिएशंस क्यों लेना है, उसका क्या रीज़न। ओके, तो इस तरह से हमारा ये कंप्लीट हो गया है। तो चलिए गाइज, मिलते हैं कल नेक्स्ट चैप्टर के साथ में। थैंक यू सो मच।